हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की प्रोज का फर्स्ट लेसन है ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। फ्रेंड्स, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लेसन लगाया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, थोड़ी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल पे जो पहली बार आए हैं, जो फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ हो सके। तो प्लीज़ शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। विलियम सी डगलस इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। विलियम सी डगलस अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के एक जज थे और वे 1950 में भारत घूमने आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। जब वे भारत यात्रा पर आए अपनी, तो नई दिल्ली से रानीखेत तक, जो रानीखेत एक हिल स्टेशन है हिमालय की पहाड़ियों पर, उन्हें वहां जाने का मौका मिला। और इस अपनी यात्रा के दौरान ही वाज द रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वे वास्तव में जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति थे, उनके हितैषी थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वे सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत प्यार करते थे। सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं खुद का आदर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं खुद का कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ही वॉज फैसिनेटेड कहते हैं मोहित होना, वे मोहित हो गए थे। एंड द चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, और भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उस पर वे मोहित हो गए थे। ए गर्ल विद अ बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसे, और ये जो लेसन है ए गर्ल विद अ बास्केट, ये उनका एक प्रसिद्ध निबंध है। अब बात करते हैं अबाउट द लेसन, पूरे लेसन का जो थीम है उसके बारे में। ए गर्ल विद अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस, हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। ए गर्ल विद अ बास्केट जो लेसन है, ये विलियम सी डगलस द्वारा लिखित है। और विलियम सी डगलस भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सन 1950 में भारत की यात्रा पर आए थे। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटिज्म ऑफ पाकिस्तान। और उस समय भारत रिफ्यूजी माने शरणार्थी, भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत सारे व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, युवा पाकिस्तान में एक कम्युनल फैंटिज्म की वजह से वहां से भागकर भारत आए हुए थे। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। डब्ल्यू.सी. डगलस जब भारत अपनी यात्रा पर आए, तो यहाँ पर उन्हें एक अद्वितीय, यूनिक मीन्स अद्वितीय, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, भारत के एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक अद्वितीय अनुभव महसूस किया। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस। बहुत से शरणार्थी बच्चे रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे हाथ के बनाए हुए सामान जैसे कि टोकरियां और पंखे बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। डब्ल्यू.सी. डगलस एक 9 साल की छोटी बच्ची से बहुत प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। दिस ऐसे मीन्स यह ऐसे, यह निबंध, इज मीन्स है, द रिकलेक्शन मीन्स स्मृति या यादगार के रूप में, ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, उनके जो मूल्यवान अनुभव थे भारत यात्रा के दौरान, उसका बहुत ही सुंदर एक यादगार के रूप में है। शुरू करते हैं अब लेसन। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज
मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ, यानी आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग, मुझे जाना था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, बरेली तक मुझे ट्रेन से जाना था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद मुझे रानीखेत तक फिर कार से जाना था। An old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas, जो अंग्रेजी सेना की एक प्राचीन पर्वतीय छावनी थी, जो बर्फ से ढके 120 मील तक फैले हिमालय के सामने एक 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो, और ट्रेन जो है धीमे धीमे चल रही थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल दी वे स्टेशंस, और ये एक ऐसी ट्रेन थी जो रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन द डोर, स्वंग मीन्स बाहर को खोलना, ओपन, स्वंग ओपन मीन्स बाहर की ओर खोलना, द डोर दरवाजा, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने जो रूम था उनका, कंपार्टमेंट जो रेल का डिब्बा होता है उसका जो दरवाजा था उसको प्रत्येक स्टेशन पर बाहर की ओर खोलते, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, प्लेटफॉर्म वर मीन्स थे, पैक मीन्स लोगों से भरे हुए, विद द पीपल, 6 जो सरदार लोग होते हैं, 6 से, मुस्लिम से, हिंदू से, सोल्जर मीन्स सैनिकों से, मर्चेंट मीन्स व्यापारियों से, प्रीस्ट मीन्स पुजारी से, पोर्टर्स मीन्स कुली, कुली से, बेगर्स मीन्स भिखारियों से, होकर्स मीन्स फेरी वालों से। प्लेटफार्म लोगों से ठसाठस भरे होते थे, जिनमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले होते थे। Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments, और प्राय everyone means प्रत्येक बार थे, barefoot नंगे पांव, and dressed, और उनके जो कपड़े थे in loose ढीले होते थे, white garments सफेद कलर के, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था तथा ढीले सफेद कपड़े पहने था। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. कम से कम 3 व्यक्तियों से मैं पूछता, तब मुझे ऐसा व्यक्ति मिलता जो अंग्रेजी बोल सकता था। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk, हम बातें करते थे, world affairs, सांसारिक मामलों में, and every major topic, और जो प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय थे, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन जो अखबार में छपा होता था या उस दिन के जो समाचारों में होता था, उस मुद्दे पर हम महत्वपूर्ण जो उसके विषय होते उन पर चर्चा करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं जानने का प्रयत्न कर रहा था, ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, अर्थात इस प्रकार में जनता के जो विचार थे, सरकारी दृष्टिकोण और जो सूचनाएं थी, उनकी तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का मैं प्रयत्न कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था जहां से हम गुजर रहे थे। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, दिस मीन्स यह वास था, प्लेन मीन्स समतल, ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगा नदी का ऊपरी मैदान, 1000 फीट अबोव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह जो है गर्म जलवायु वाला क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रंग की
तलछट या सफेद ब्राउन गाद के रूप में थी। सोलोन चढ़ी हुई विद फ्लड वाटर्स, और बाढ़ गंगा नदी में आई हुई थी, यानी वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसके बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। टू नॉर्थ वर जंगल्स, इसके उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, अर्थात जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची घास थी, यानी घास का जो विस्तार था, घास की जो ऊंचाई थी, वो मैन्स हेड, मनुष्य के सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओसेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पेड़ों के क्या थे, समूह थे। क्लम्प मीन्स समूह। द होम ऑफ टाइगर्स, जो घर थे चीतों के, एलिफेंट्स मीन्स हाथियों के, पाइथन्स मीन्स अजगर के, एंड कोबरा, जहां पर काले नाग रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजोन, अन्य सभी जगह समतल भूमि थी। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियन ट्री और बाय रोज ऑफ द पाकर ट्रीज, परंतु जहां तहां पवित्र, हेयर एंड देयर मीन्स जहां तहां, बाय द सेक्रेट पवित्र, बनियन ट्री बरगद के वृक्ष, और बाय रॉ ऑफ पाकर ट्रीज अथवा पीपल के वृक्षों की कतारें थी या पंक्तियां थीं। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो एल्म्स एक प्रकार का यूरोपीय वृक्ष है, उसके आकार के थे। एंड हैविंग ट्विस्टेड ट्रंक्स, जो यूरोपीय एल्म वृक्ष जैसे आकार के थे तथा जिनके तने मोटे और घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नर्म या नमी वाली, एयर मीन्स हवा, वाज मूविंग बह रही थी, इन दी फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम ओर से गर्म और तर हवा बह रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. monkeys means बंदर, some of them mothers with babies, और कुछ बंदरिया जो अपने बच्चों के साथ थी, उनके बच्चे क्लीनिंग मीन्स चिपके हुए थे, them उनसे, and riding अंडरनीथ नीचे की ओर से, बंदरों के बच्चे बंदरियों के साथ चिपके हुए थे, और वे स्विंग ऑफ ट्रीज पेड़ों पर उछल रहे थे। एट द स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में। द विलेज वर पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, और जिन गांवों से हम गुजर रहे थे, द विलेज वर पास्ड हैड वॉल्स उनकी जो दीवारें थीं, मेड ऑफ मड मिक्स बनी हुई थी मिट्टी से, मिक्स विद वाटर पानी से, एंड काउडंग मीन्स गाय के गोबर से। जिन गांवों से होकर हम गुजर रहे थे उनकी दीवारें पानी और गोबर मिली मिट्टी से बनी हुई थी। दियर पीक रूफ वर थैच्ड, उनकी नोकदार छतों पर छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स stretched across the rafters, और बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड बम्बू, जो घास के बंडल बने हुए थे
ढलुआ बल्लियों पर, स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, जिस पानी के निकलने के लिए उनकी जो छप्पर थे वे ढालदार थे और जिनकी बल्लियों पर जो बांस बंधे हुए थे उन पर घास के बंडल रखे हुए थे। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन, जो पंपकिन कहते हैं कद्दू की बेलों को, वाइन मीन्स बेल, दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, उन पर फूल खिल रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब बॉल्स, यानी मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सरदस लग रही थी और उस दिन उन पर फूल खिले थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द प्यूपिल वाज इंटरप्टेड, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा जो क्रम था, ऑफ टॉकिंग विद द प्यूपिल, लोगों से बात करने का, वाज इंटरप्टेड, वो टूट गया। As soon as I alighted, जैसे ही मैं अपने डिब्बे से उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ की बनी हुई। रीड बास्केट, यानी जो सरकंडे से टोकरियाँ बनाई जाती हैं उनकी बनी हुई। विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जिसमें साधारण सिंपल डिज़ाइन बने हुए थे, ऐसी टोकरियाँ वे बच्चे बेच रहे थे। दे हैड द बास्केट्स हाई साउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग वर्ड्स, और वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे अपने शब्दों में। आई डिड नॉट नो, परंतु मैं उनके शब्दों को नहीं जानता था। वट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, परंतु उनकी जो इच्छा थी, उनके जो शब्द थे, उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। नेक्स्ट है, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स एंड चेंज दियर रेसिडेंसेस। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन का निर्णय हुआ, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, यानी सैकड़ों हजारों ऑफ पीपल, लोग, पुल्ड अप दियर रूट्स एंड चेंज दियर रेसिडेंस, तो लाखों लोगों ने अपने निवास स्थानों को छोड़ दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिज्म, अर्थात धार्मिक पागलपन की वजह से 90 लाख लोग पाकिस्तान से उस समय भारत आए थे। दे वर पुअर पीपल, वे गरीब थे। टू स्टार्ट विद वर पुअरर एज दे बिगन दियर लॉन्ग ट्रैक, एक तो वे पहले से ही रवाना होते समय वे निर्धन थे, परंतु जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा आरंभ की तो वे और अधिक निर्धन हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, जब वे घर से अपने चले तो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन था और या थोड़ा बहुत और खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान था। सून, जैसे ही देवर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही देवर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, यानी कुछ दिन बाद, दे स्टार्टेड, वे शुरू हो गए,
they began to fall by the wayside from the weakness and hunger and died where they fall. और कुछ दिनों के बाद ही वे सड़क किनारे गिरने शुरू हो गए भूख के कारण और कमजोरी के कारण और मरने शुरू हो गए। जहाँ वे गिरते वहीं पर मर जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थीं। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। देयर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में एकत्र हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। सेटिंग अप स्टॉल्स यानी छोटी छोटी जो स्टॉल्स होती हैं, दुकानें होती हैं, दुकान लगाकर, और मैन्युफैक्चर सिंपल आर्टिकल्स जो साधारण वस्तुओं को बनाकर उन बाज़ारों में बेचते हैं। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जहाँ पहले से ही और अत्यधिक पहले से ही भीड़ थी, वे उसमें अपनी जीविका कमाने का प्रयत्न कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट्स। वे कपड़े तथा घास से बनी झोपड़ियों में, जिनकी गलियों में लाइनें लगी हुई थी, उसमें वे रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. The peasants among these refugees, जो ये पीजेंट्स मीन्स जो छोटे किसान या छोटे मजदूर थे, ये जो रिफ्यूजी थे सब मजदूर या छोटे किसान थे। हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल दियर लिप्स, जो अभ्यस्त, अकस्टम्ड मीन्स अभ्यस्त, थोड़े से या जीवन भर थोड़े पैसों में या थोड़े से जीवन निर्वाह करने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि उनकी जो औसत आय थी, फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर। उनमें से किसी की भी जो वार्षिक औसत आय थी साल भर की, वो $100 से अधिक नहीं होती थी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. एक अकुशल मजदूर प्रतिदिन 3 सेंट या सप्ताह में $2 से कम कमाता है। There is 1 meal a day. और दिन में एक बार उन्हें भोजन मिलता है। भोजन में क्या? एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक दाल का कटोरा, विद मिल्क, थोड़ा सा दूध, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। अर्थात जो साधारण श्रमिक थे अकुशल, उनकी प्रतिदिन की आय 3 सेंट या सप्ताह में $2 से कम थी, और दिन में एक बार उन्हें भोजन मिलता था। और भोजन में क्या था? एक प्याज, एक रोटी, दाल का कटोरा, साथ में दूध या शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। इसके अलावा नो टी, चाय नहीं, नो कॉफ़ी,
ना कॉफ़ी, नो फैट, ना चिकनाई, नो स्वीट्स, ना मिठाई, नो मीट, ना गोश्त। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। इस तरीके से एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to view them. फिर भी इतना थोड़ा सा धन उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर नहीं कमाया जा सकता था जो स्वयं इतने गरीब हैं कि टोकरियाँ नहीं खरीद सकते। That no doubts is the reason these little children descended on me like locusts. That no doubt यानी निसंदेह। That no doubt is the reason यही कारण था या यही कारण है। These little children ये छोटे बच्चे descended मीन्स टूट पड़े on me मुझ पर like locusts टिड्डी दल की भांति। निस्संदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। I an American मैं एक अमेरिकी। Was doubtless the most promising market they had seen। निस्संदेह सर्वाधिक आशाजनक खरीदार था जो उन्होंने देखा था। I bought one tiny basket for a few annas। मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। Another fruit basket for a bit more। और थोड़े से अधिक पैसों में दूसरी फलों की टोकरी। A beautiful waste paper basket for a rupee। और ₹1 में एक सुंदर रद्दी कागज डालने की टोकरी। A lovely sewing basket paper for a rupee। और ₹1 में एक सिलाई के सामान की टोकरी। A few fans for an anna or two a piece। और 1 या 2 आने में प्रत्येक में कुछ पंखे। My arms were filled और मेरे हाथ भर चुके थे। And I had spent not 50 cents और अभी तक मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। The children passed in shouting their wares। The children passed in जो बच्चे वहाँ से गुजरे वे चिल्ला रहे थे अपना माल बेचने के लिए। I was a prisoner completely surrounded unable to move। मैं पूर्ण रूप से घिरा आगे बढ़ने में असमर्थ एक कैदी बन गया था। The most diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। सर्वाधिक परिश्रमी। The most diligent means सर्वाधिक मेहनती। Aggressive तेज। Vendor means विक्रेता। Was थी a beautiful girl एक सुंदर लड़की। Of 9 वर्ष की। Right in front of me मेरे ठीक सामने। She had a lovely basket with handle। उसके पास एक हैंडल वाली टोकरी थी प्यारी सी। And she wanted a rupee and a half for it। और वह उसके लिए ₹1.5 या लगभग 30 सेंट और अबाउट 30 सेंट्स चाहती थी। She was an earnest pleader। वह एक उत्साही वक्ता थी। There were tears in her eyes। उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tone that would wring any heart। वह बहुत आग्रह कर रही थी और उसके स्वर में एक ऐसी करुणा थी कि किसी भी हृदय को झकझोर देती। My arms were full। मेरे हाथ भरे हुए थे। I had no room। एक और टोकरी के लिए। Let alone any need। और मुझे आवश्यकता की तो बात ही क्या। For another basket। मेरे पास किसी टोकरी के लिए जगह ही नहीं थी।
बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। अपने बाएं हाथ से टोकरी और पंखों को संभालकर आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। मैंने अपने सीधे हाथ वाली कोट की जेब में हाथ डालकर थोड़ी सी रेजगारी निकाली। परहैप्स शायद 15 सेंट्स, शायद 15 सेंट थे इन ऑल बेसबी, विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। जो मैंने उस टोकरी में रख दी जिसे वह लड़की मेरे सामने पकड़े हुए थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट व्यू। मैंने यह बताने का उसको प्रयत्न किया कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता, मैं इसको ख़रीदना नहीं चाहता या मैं इसको नहीं खरीद सकता। द बास्केट बट एक्सटेंड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट। परंतु उसके बदले धन का उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। परंतु मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, इस 9 वर्ष की बच्ची ने ड्रेस्ड इन रेग्स, जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक स्वाभिमानी स्त्री जैसे सम्मान और गौरव के साथ धन मुझे लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बाउड द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड, हंसी, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. मुस्कुराकर प्लेटफार्म से तेजी से भागकर किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने यह कहानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि यह भी एक कारण है जिससे मैं भारत से स्नेह करने लगा हूँ या प्यार करने लगा हूँ। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, those in the village as well as those in high office, have both pride and a lovely sense of decency and citizenship. जो लोग मैंने भारत में देखे, those in the village, गांव में, as well as those in high office, तथा ऊंचे पदों पर आसीन भी ऑफिसों में, have both pride and lovely sense of decency and citizenship, उनमें स्वाभिमान तथा उत्तम व्यवहार और सुयोग्य नागरिकता की भावना परिपूर्ण थी। They also have a passion for independence, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा भी है। This beautiful child, इस सुंदर बच्ची ने, born in स्क्वेलर एंड पॉवर्टी,
जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, हैड गिवन मी ए ग्लिम्पिस ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया। जिसे भाषा और व्यवहार की किसी भी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं मिली थी, मुझे भारत की गहन भावना प्रधान आत्मा की एक उसमें झलक दिखाई दी।